Hello friends, welcome to Corporeal World. This is the fifth video of force and friction. In this video, we will discuss types of friction. Friction has mainly two types: static friction and kinetic friction. व्हाट इज़ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन के बारे में पहले ही 4 वीडियो बन चुकी हैं, उनमें डिस्कस कर चुके हैं। जब एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर मूव कर रही होती है या मूव करने की कोशिश करती है, उस समय पर उन दोनों के बीच में जो टीथ्स होते हैं, जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं, वो उन दोनों को मूव नहीं करने देती या मूव करने से रोकती हैं। उनके कारण क्या होता है? फ्रिक्शन डेवलप होता है दो बॉडीज़ के बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन। ओके। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, उनके बीच में कोई मोशन ही नहीं है, तो फ्रिक्शन क्या होगा? कोई फ्रिक्शन नहीं होगा उनके बीच में। ऑब्वियस सी बात है। फ्रिक्शन कब अराइज होता है? फ्रिक्शन तभी आता है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर मूव करने की कोशिश करता है या उसको मूव करवाया जाता है, उसके ऊपर मूव करता है, तो जो उनके टीथ्स होते हैं वो टीथ्स आपस में एक दूसरे को रोकते हैं। ओके। बट जब मोशन ही नहीं हो रहा, रेस्ट पर है बॉडी, तो उस केस में फ्रिक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन नहीं होगा, बिकॉज फ्रिक्शन ओनली अकर व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ओवर टू ऑब्जेक्ट्स। जब फ्रिक्शन होगा तब जब हम इसके ऊपर दो फोर्स या फोर्स लगाएंगे, बाहरी फोर्स कोई ना कोई लगाएंगे इसके ऊपर। सो फ्रिक्शन occur only when external force act over object to move it. जब कोई बाहर की फोर्स उस पर लगेगी उसको मूव करने के लिए, तभी फ्रिक्शन लगेगा। क्योंकि हमने क्या सीखा है इससे पहले वाली वीडियोस में? हमने यही सीखा है, जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो अपोज करती है मोशन को रोकती है। अगर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। ओके। नाउ अब डिस्कस करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन के 2 टाइप्स होते हैं। फ्रिक्शन के मेनली 2 टाइप्स होते हैं। वन इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक दैट इज़ रेस्ट, जो रेस्ट की बात करेंगे उस बारे में। एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, जब बॉडी मूव कर रही होती है। ओके। काइनेटिक फ्रिक्शन के खुद के 2 पार्ट हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सो मूव करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन पर। सो स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज़ अ बॉडी रेस्ट पर होती है। मान लीजिए ये हमारे पास सरफेस है, ये हमारे पास एक सरफेस है, उसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रखी है, वुडन ब्लॉक। अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें, जूम करके देखें, तो जो ब्लॉक की सरफेस है ऐसी होगी और जो हमारी सरफेस है, ग्राउंड सरफेस, वो ऐसी होगी। इन दोनों के बीच में जो टीथ्स होते हैं वो आपस में ऐसे इंटरलिंक्ड होंगे, आपस में एक दूसरे को रोक रहे होंगे, आपस में फंसे हुए होंगे, जो इरेगुलरिटीज़ हैं। ओके। जैसे ही आप इसको फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, तो जो ये बॉडी है ऊपर वाली, इस पर ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगी, तो ये जो टीथ हैं आपस में अटक जाएंगे। अब बॉडी इसको आगे मूव करने नहीं देगी। ओके। हम फोर्स लगा रहे हैं, नहीं चल रही, थोड़ी सी फोर्स और बढ़ा देंगे, थोड़ी सी फोर्स और बढ़ाएंगे, तो तब भी ये बॉडी मूव नहीं करेगी। थोड़ी सी फोर्स और बढ़ाएंगे, तब भी ये बॉडी मान लो मूव नहीं करेगी। लेकिन क्योंकि उस समय पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो हमारी अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा होगी। मान लो ये आपने फोर्स अप्लाई करी है इसके ऊपर, ये फोर्स आपने अप्लाई करी इस बॉडी को मूव करने के लिए, दैट इज़ ये बॉडी जो है इसको मूव करने के लिए आपने फोर्स अप्लाई करी इसके ऊपर, अप्लाइड फोर्स। लेकिन इनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो इसको मूव नहीं करने दे रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब फ्रिक्शन अभी ज़्यादा है हमारी फोर्स से। मान लीजिए जो फ्रिक्शन है वो 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, और जो आपकी अप्लाइड फोर्स है वो 4 न्यूटन की है, तो बॉडी मूव नहीं करेगी। अगर आप 4.9 न्यूटन की फोर्स लगा देते हो, तब भी जो आपकी
बॉडी है वो मूव नहीं करेगी क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अभी भी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप 5 न्यूटन की फोर्स लगा देते हो तब भी बॉडी मूव नहीं करेगी, लेकिन ऐसे पॉइंट पर आ जाएगी जहाँ पर 5 न्यूटन फोर्स आप लगा चुके हो, 5.01, थोड़ी सी फोर्स और बढ़ाते ही बॉडी क्या हो जाएगी, मूव करनी स्टार्ट कर देगी। दैट इज़ थोड़ी सी फोर्स बढ़ाई और बॉडी मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 5 न्यूटन फोर्स आपने अप्लाइड करी थी और 5 न्यूटन फोर्स मान लीजिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो लगा रहा है, फ्रिक्शन जो है लगा रहा है उस बॉडी के ऊपर और इस केस में बॉडी मूव नहीं कर रही। बॉडी मूव कब करेगी, आपकी अप्लाइड फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो उस बॉडी को मूव करने के लिए वो स्टैटिक फोर्स से ज़्यादा होगी। दैट इज़ 5 न्यूटन तक बॉडी मूव नहीं करेगी। ओके, यहाँ तक जो फ्रिक्शन लगेगा बॉडी के ऊपर, दैट इज़ अभी बॉडी मूव नहीं कर रही है। सुन लो ध्यान से, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान लगाइए। बॉडी अभी मूव नहीं कर रही है, लेकिन क्योंकि जो फोर्स फ्रिक्शन लगा रहा है वो 5 न्यूटन है और जो आप फोर्स लगा रहे हो वो भी 5 न्यूटन है। 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, यहाँ तक भी बॉडी मूव नहीं करेगी। दैट इज़ रेस्ट पर रहेगी। कहाँ पर रहेगी, रेस्ट पर, दैट इज़ स्टैटिक। और इस समय पर जो फ्रिक्शन होगा उसी को बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, इसी पॉइंट तक जो फ्रिक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। बॉडी को आप मूव करवाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन अप्लाइड फोर्स से, लेकिन जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो फोर्स इतनी नहीं है कि इस बॉडी को मूव करवा सकें। दैट इज़ 5 न्यूटन फ्रिक्शन है और 5 न्यूटन की आप फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, जब तक बॉडी मूव नहीं करेगी उससे पहले तक जो आपने फोर्स लगाई है, जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। दैट इज़ बॉडी किस में है, अभी भी रेस्ट में है। ओके, नाउ अब देखिए, इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इन इफेक्ट। ये तब इफेक्ट में आती है व्हेन वन बॉडी ट्राई टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देती है उसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। करने वाली होती है या करने की कोशिश करती है, ठीक है, उसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। दैट इज़ बॉडी के मूव करने से पहले जितनी आपने फोर्स लगाई वो क्या थी, स्टैटिक फ्रिक्शन थी। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग है। कैसा है, सेल्फ एडजस्टिंग। बिकॉज देखिए, जैसे ही आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाई, बॉडी मूव नहीं करी, 2 न्यूटन पे भी मूव नहीं करी, 3 न्यूटन पे भी मूव नहीं करी, 4 न्यूटन पर भी मूव नहीं करी, 5 न्यूटन पर भी वो मूव नहीं करी। तो यानी कि यहाँ तक क्या हुआ, जैसे आप फोर्स लगा रहे हो ये टीथ इसको रोक लेते हैं, अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं कि वो इसके अंदर पूरी फिट हो जाए और आगे मूव ना करे। जैसे जितनी फोर्स बढ़ाओगे उतना ही फ्रिक्शन अपने आप को बढ़ा लेगा, लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी तो होती नहीं है कि आप फोर्स लगाओ वो मूव ना करे। जैसे ही आपने स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स लगा दी उसी टाइम पर क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट या आपकी बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी। इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। बिकॉज जितनी आप फोर्स अप्लाई करते हो, बढ़ाते हो, उतना ही अपना आप को खुद भी बढ़ा लेता है। ओके, ये था हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर ही एक डेफिनेशन बनती है, एक फ्रिक्शन बनता है जिसे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। लिमिटिंग, दैट इज़, अभी मैंने बात करी थी स्टैटिक फ्रिक्शन की, और मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी, इस ब्लॉक के ऊपर, जैसे फोर्स अप्लाई करोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा, फ्रिक्शन लगेगा, उसे बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही उस फ्रिक्शन को बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन मान लीजिए 5 न्यूटन की स्टैटिक फ्रिक्शन था, 5 न्यूटन फोर्स जो थी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स थी, और 5 न्यूटन आपने लगा दी। सो 5 न्यूटन तक जो आपकी ये ऑब्जेक्ट है, ये बॉडी है, ये मूव नहीं करेगी। लेकिन 5.001 दैट इज़ 5.01001 कुछ भी कह लो, थोड़ी सी एक्स्ट्रा फोर्स देते ही वो मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो हम यह कह सकते हैं कि 5 न्यूटन पर
जो आप फोर्स लगा रहे थे और 5 न्यूटन फोर्स जो फ्रिक्शन लगा रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन लगा रहा था, उस समय पर बॉडी ऐसी कंडीशन में थी, ऐसी जगह पर थी, ऐसी कंडीशन में कह सकते हो जहाँ पर बॉडी मूव करने वाली होगी। दैट इज़ थोड़ी सी फोर्स लगाती ही, हल्का सा फोर्स लगाते ही और ये मूव करना स्टार्ट कर देगी। दैट इज़ 5 न्यूटन पे क्या था, वो ऐसे पॉइंट पर थी, ऐसे वर्ज पर थी, ऐसे वर्ज पर थी जहाँ पर बॉडी मूव करने वाली थी या करने वाली होगी। ओके, तो उसी फ्रिक्शन को बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। दैट इज़ जिस पॉइंट पर आकर जो ऑब्जेक्ट है हमारा मूव करने वाला हो, दैट इज़ एट द वर्ज ऑफ मोशन हो, उसी को बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, यानी कि इस पॉइंट पर आकर जो आपकी अप्लाइड फोर्स है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या हो जाएगी, इक्वल। दैट इज़ 5 न्यूटन और 5 न्यूटन, इसी को बोलेंगे। ये एग्जांपल दिया है 5 न्यूटन का। ओके, बस कहने का मतलब इसमें यही है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन वह फ्रिक्शन है जिस पॉइंट पर आकर आपकी अप्लाइड फोर्स जो अप्लाई कर रहे हो आप और जो फ्रिक्शन फोर्स है दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, और उस पॉइंट पर आकर बॉडी क्या होगी, मोशन करने की कगार पर होगी। दैट इज़ थोड़ी सी थोड़ी सी फोर्स लगाते ही बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी। ओके, उस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन होगा, जिस पॉइंट पर बॉडी मूव करने वाली होगी, उसे बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन की। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक मीन्स जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा उस समय पर जो फ्रिक्शन होगा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, उस फ्रिक्शन को बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ओके, व्हेन अ बॉडी स्टार्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी एंड द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन देम इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखिए, हमने एग्जांपल दिया था आपको कि ये ब्लॉक रखी है हमारी एक सरफेस के ऊपर, इनके बीच में हमने एग्जांपल दिया था, एक हमारे पास ब्लॉक थी, वो ब्लॉक रखी थी एक सरफेस के ऊपर, और मान लीजिए 5 न्यूटन की फ्रिक्शन फोर्स लग रही थी, 5 न्यूटन फोर्स आप अप्लाई कर रहे थे, यहाँ तक बॉडी मूव नहीं कर रही थी, तो इस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन था वो लिमिटिंग फ्रिक्शन था। जिस पॉइंट पर ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा इस सरफेस के ऊपर, मूव करते टाइम या मूव करने के बाद जो फ्रिक्शन लगेगा इन दोनों सरफेस के बीच में, वो फ्रिक्शन होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। दैट इज़ मोशन के दौरान जो फ्रिक्शन होगा उसे बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखिए, अब इमेजिन करिए एक व्हीकल है या एक ब्लॉक रखी है सरफेस पे, ईंट रखी है मान लीजिए, जब वो आपने रस्सी से बांधी, ये एक ब्रिक है, इसको आपने रस्सी से बांध रखा है और इसको आप खींच रहे हैं। जब ये रुकी हुई है उस समय पर आपने ज़्यादा फोर्स लगाई, लेकिन जैसे ही मूव करना स्टार्ट कर देगी आपको फोर्स कम लगानी पड़ेगी। ओके, लेकिन जब ये मूव करने वाली थी उस समय पर जो फ्रिक्शन था उसे बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। उससे पहले जो फ्रिक्शन था वो था स्टैटिक फ्रिक्शन, बिकॉज बॉडी क्या थी, रेस्ट में थी। जब ये मूव करना स्टार्ट कर देगी उस समय पर फ्रिक्शन जो होगा उसे बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, इससे एक चीज़ जो प्रूव हो रही है, जब बॉडी मूव कर रही होती है उस समय पर हमें कम फोर्स लगानी पड़ती है उसके ऊपर, बिकॉज ऑलरेडी मोशन में आ चुकी है, अब हम कम फोर्स में भी उसे वो मूव करवा सकते हैं। तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि जब बॉडी मूव कर रही होती है, दैट इज़ काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है उसके अंदर वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। जो ये हमारी नोट कह रही है, काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते जाओगे, जितने ज़्यादा फोर्स लगाते जाओगे, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी कंटिन्यूसली। लेकिन फ्रिक्शन कभी जीरो नहीं हो सकता, घटती जाएगी, लेकिन एक पॉइंट पर आकर वो कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। ओके, एक पॉइंट पर आकर वो रुक जाएगी। सो यहाँ से हम ये सीख रहे हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उससे हमेशा कम होगी, और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो घटती जाएगी जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाएंगे, लेकिन एक टाइम पर आकर वो रुक जाएगी, बिकॉज फ्रिक्शन कभी जीरो नहीं हो सकता। हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन उसको ख़त्म
नहीं कर सकते। ओके, तो ये था हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी मोशन में होती है उस समय पर जो फ्रिक्शन लग रहा होता है उसे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। नाउ टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो पहला टाइप है काइनेटिक फ्रिक्शन का। स्लाइडिंग मीन्स फिसलना। जब एक ऑब्जेक्ट आपने एक इंक्लाइन सरफेस पर रखा है, उस समय पर जब वो फिसलता है, देखो ग्रेड के कारण, जो ग्रेड होगा यहाँ पर, इस ग्रेड के कारण क्या होगा, ये बॉडी इस पर फिसलेगी। ठीक है, तो एक तरीके से मान लीजिए, चाहे ऐसे ले लीजिए सरफेस को, उस समय पर जो आप खींचोगे इसको, स्लाइड करोगे इसके ऊपर, स्लाइड ही तो होगी, बॉडी फिसलेगी उसके ऊपर, खींचो, फोर्स लगाकर खींचोगे तो इसे रस्सी से बांध कर किसी भी तरीके से। ठीक है, जब बॉडी स्लाइड करती है एक सरफेस के ऊपर, तो उस समय पर जो फ्रिक्शन होता है उसे बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, रोलिंग फ्रिक्शन। व्हेन बॉडी रोल्स ओवर अ सरफेस द फ्रिक्शन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। जब एक बॉडी रोल करती है, ये हमारी सरफेस है, हमने एक व्हील लिया है, इस व्हील को रोल करवा रहे हैं ऐसे, इस तरीके से, और ये आगे बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, जो हमारा फर्स्ट केस है, इस केस में जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, मान लीजिए ये हमारी ब्लॉक थी इस प्रकार से, और ये हमारी सरफेस थी, तो ये वाला पूरा हिस्सा जो है इसके टच में होगा नीचे की तरफ। तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट स्लाइडिंग केस में, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के केस में ज़्यादा है। लेकिन जब हम एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लेते हैं तो सिर्फ इसका ये वाला पार्ट, जो नीचे वाला पार्ट है छोटा सा, ये पार्ट कॉन्टैक्ट में होता है। तो इस केस में, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के केस में, जो कॉन्टैक्ट है बिटवीन सरफेस एंड ऑब्जेक्ट वो ज़्यादा है, कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है, और इस केस में कॉन्टैक्ट एरिया कम है। कॉन्टैक्ट एरिया इसमें ज़्यादा है तो ज़्यादा टीथ जो होंगे इनके आपस में, जो इरेगुलरिटीज़ आपस में फंसी हुई होंगी, और इसमें जो इरेगुलरिटीज़ है कम फंसी होंगी। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है, इससे ये प्रूव हो रहा है इसका कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है, इसका कॉन्टैक्ट एरिया कम है, इसमें इरेगुलरिटी ज़्यादा होंगी, इसमें इरेगुलरिटीज एज़ कम्पेयर टू दिस कम होंगी। सो जो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन है वो कम होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। दैट इज़ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा ज़्यादा होगा रोलिंग फ्रिक्शन से। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन के केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका कॉन्टैक्ट एरिया विद सरफेस ज़्यादा होगा, सो ज़्यादा इरेगुलरिटीज़। एंड जो रोलिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन के केस में जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो कम होगा। ओके, सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ मोर ड्यू टू मोर कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सरफेस, बट रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस ड्यू टू लेस कॉन्टैक्ट एरिया। एग्जाम्पल देखिए, व्हील्स आर इन्वेंटेड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अगर व्हील्स नहीं होते, देखिए ये हमारी सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखी है। अगर व्हील्स नहीं होते तो हम इसको ऐसे यहाँ से फोर्स लगा कर खींचते तो क्या होता, इसकी कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है, कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है तो क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे ही व्हील इन्वेंट हुए तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ व्हील लगा दिया और यहाँ व्हील लगा दिया, तो व्हील से क्या होगा, इनका कॉन्टैक्ट एरिया कितना कम हो गया। देखिए यहाँ पे पूरा सरफेस कॉन्टैक्ट में थी और यहाँ पे सिर्फ छोटा सा एरिया कॉन्टैक्ट में है, तो यहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा, यहाँ फ्रिक्शन कम। इसी रीज़न से व्हील का इन्वेंशन हुआ था। और व्हील का इन्वेंशन हुआ क्यों था? जस्ट बिकॉज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हम रोलिंग फ्रिक्शन पर आ गए। इसी रीज़न से हम डिपेंड किस पर हो गए हैं अब, रोलिंग फ्रिक्शन पे। इसलिए जो हमारी जितने व्हीकल्स हैं, हर व्हीकल के जो टायर्स हैं वो कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं, ताकि कॉन्टैक्ट एरिया क्या हो, सरफेस के साथ कम कॉन्टैक्ट में हो और फ्रिक्शन भी कम हो। जितना फ्रिक्शन कम होगा उतनी एनर्जी कम लगानी पड़ेगी उसको मूव करवाने में। जितनी एनर्जी कम लगाएंगे एनर्जी बचेगी, सो फ्यूचर में भी यूज़ होगी फॉर आवर जनरेशन। ओके, सो नाउ pause your video
and write your notes.